ये सरकार की मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनको ये भी नहीं पता कि हम जहर खा के ज़िंदा नहीं रह सकते। देश को ज़रूरत है कि ये लोग सत्ता से हटाए जाएं, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। आर्मी ही इस देश को ईरान बनने से बचा सकती है। ये भारतीय न्याय संहिता नहीं, ये भारतीय अन्याय संहिता इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नहीं, लेकिन भारतीय नागरिक खतरा सुरक्षा। पुलिस को आज इतनी पावर्स दे दी है कि लोग अपनी बात व्यक्त करना भी उससे भी कतराएंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वो चल रहा है इस देश में। कौन सा लॉ आपको ये अधिकार देता है कि आप लोगों को कहिए कि आप इसलिए अपना नाम लगाइए ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। हम देख रहे हैं जब से सरकार दोबारा अभी वापस आई है, ऑलरेडी कितनी मॉब लिंचिंग्स हो गई हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर तकरीबन 1 लाख पेड़ों को काटने का प्लान है, क्योंकि इसको एक्सपेंशन करना चाहते हैं। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सरकार के ख़िलाफ़ इस समय विपक्ष तो है ही है, लेकिन साथ ही आम जनता, कोर्ट के जो बड़े वकील हैं, कानून के जो जानकार हैं, वो लगातार कई मुद्दों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और इसी को लेकर के आज प्रेस क्लब में एक बड़ी बैठक थी, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए मेरे साथ एक सज्जन है। सबसे पहले जो है आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए दर्शक। मेरा नाम इग्नोस्टस थियोस है और एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में PILs हैं, नए कानूनों को लेके, मणिपुर का जो आर्म्स लूट हुई उसको लेकर, किसानों के हक़ में एक PIL है जो एडमिट हुई है, जिसके एक कृषि क्षेत्र का पूरा एक रिफॉर्म उस पर हम काम कर रहे हैं। तो काफ़ी साल से इन्हीं मुद्दों पर काम कर रहा हूँ। 3 नए कानून को लेकर के जो आप सवाल उठा रहे थे, क्या ऐसी कमी, आप लोगों का विरोध क्या है? कानूनों में कमी नहीं है, लेकिन कानून खतरनाक हैं। ये भारतीय न्याय संहिता नहीं, ये भारतीय अन्याय संहिता इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नहीं, लेकिन भारतीय नागरिक खतरा सुरक्षा इन कानूनों का नाम होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे इन्होंने क्लॉज इंक्रीज किए हैं ताकि पूरे भारत को कैसे एक पुलिस स्टेट बनाया जा सके। आपने पुलिस को इतनी पावर्स दे दी हैं, और हमें सबको पता है कि आज भारत में पुलिस थाने में जाने से लोग कतराते हैं। आपने पुलिस को आज इतनी पावर्स दे दी है कि लोग अपनी बात व्यक्त करना भी उससे भी कतराएंगे। एक तरफ ये कहते हैं कि हम इसको सारे को डिजिटल बनाना चाहते हैं, लेकिन एक क्लॉज ये भी डाल दिया कि अगर आप बाय ईमेल कोई कंप्लेंट भेजते हैं तो विदिन 72 आवर्स उसकी फ़िज़िकल कॉपी लेके आपको वहाँ जमा करानी है पुलिस थाने में। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक और एक दोगलापन है। आपने उसमें क्लॉजेज़ जो कि 15 दिन की कस्टडी, आप उसको बढ़ाकर 60-90 डेज़ में लेके जा रहे हैं। आप पुलिस को जुडिशियल पावर्स दे रहे हैं, और आप क्लॉजेज़ जो सेडिशन या UAPA और जितने अलग अलग भयंकर क्लॉजेज़ जिनके सेपरेट कानून थे, आप उनको इसमें ले आए हैं। तो आपने देश को जकड़ने के लिए और देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए और उसको स्ट्रैंगुलेट करने के लिए ऐसे लॉज ये 3 बनाए हैं ताकि लोगों की आवाज़ आप बिल्कुल दबा सकें। और आपको कोई अगर कुछ चैलेंज करे तो आप उसको सिर्फ अपने हिसाब से पकड़ के आप उसको अरेस्ट कर दें। सरकार तो कह रही है कि रेप के जो अपराधी होते हैं, जिनको पहले कम सज़ा मिला करती थी, अब उसको वो और ज़्यादा सख्त कर रहे हैं और उसको बेहतर ढंग से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक बात जो आपने कही UAPA को लेकर के, तो क्या उसमें जो डिफिनेशन बढ़ाई गई है वो क्या सारी चीज़ है, एक बार बताइए। देखिए, जहाँ आपने रेप की बात करी, हमें पता है इस देश में पुलिस पहले भी FIR नहीं करती थी। आप कितना प्रेशर डालेंगे, आपको कई बार कोर्ट जाके FIR करवानी पड़ेगी। आज आपने पुलिस को ये अधिकार दे दिया कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करे, उसको ठीक लगे तब FIR करे। आपने एक ऐसा क्लॉज ले आए हैं आप बिल में ताकि महिलाएं झूठा रेप का आरोप भी आप पे लगा सकती हैं और आदमी को 10 साल की जेल हो सकती है प्लस फाइन। आपने सिस्टम को ठीक करने की बजाय आपने हर फैमिली के ऊपर एक क्लैम्प डाउन का ऑप्शन ले आए हैं कि महिला ने कोई आरोप लगाया और
पुरुष को जेल हो सकती है। मेरे से झूठे शादी का वादा किया, आप प्रूफ कैसे करेंगे? क्या अब हर घर में और हर रिलेशन में लोगों को हर मैसेज, हर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हर मैसेज सेव करना पड़ेगा, और जिसने सेव नहीं किया उसका फ़ोन ख़राब हो गया या मैसेजेस डिलीट हो गए या चिट्ठियाँ गुम हो गई, तो अब उसके पास कोई ज़रिया नहीं बचा खुद को बचाने के लिए कि हमारा जो है एक वाकई आपस में एक रिलेशनशिप था। और अब एक झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने क्लॉजेस को बेटर किया है, इम्प्रूव किया है। ये एक साजिश है कि आप हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वो चल रहा है इस देश में। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब मान्यता मिल रही है, तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही कहते हैं मान्यता मिल रही है, लेकिन अगर आप एक कंप्लेंट बाय ईमेल भेजेंगे उसकी वैलिडिटी 72 घंटे में ख़त्म है। अगर आपने उस कंप्लेंट को फिज़िकल कॉपी अगर आपने नहीं सबमिट करी तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म है। ये इसी क्रिमिनल लॉज में है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप वकीलों से, एक्सपर्ट से, डिजिटल एक्सपर्ट से आप उनसे पूछिए कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक वैलिड है तो मुझे फिर फिज़िकल कॉपी क्यों देनी है अब नई दोबारा ईमेल की अगर कंप्लेंट से। तो एक बहुत बड़ा प्ले है कि आपको एक झांसे में रखा जाए कि हमने ये इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जबकि 90 to 95% क्लॉजेस पुराने हैं। सरकार भी तो यही बात कह रही है कि हमने उसी कानून को जो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, लेकिन जो चेंजेस है उसको बढ़ा चढ़ा करके और जनता के हित में वो बता रहे। तो आप लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर एक और सवाल मैं लूँगा इससे आगे बढ़कर कि नीट की परीक्षा को लेकर या मणिपुर की घटना को लेकर के जो आपने जिक्र किया, सरकार के दावे ये है कि वो वहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए लगातार जो है प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश उनकी जारी है। क्या लगता है कि देरी हो रही है सरकार की तरफ से? अगर सरकार की डेफिनेशन बेहतर व्यवस्था की ये है कि लोग मारे जाएं, लोग उजाड़े जाएं, गांव के गांव जला दिए जाएं, धार्मिक संस्थान वो गिराए जाएं, जलाए जाएं, अगर ये सरकार की डेफिनेशन है बेहतर व्यवस्था की, तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर ही नहीं सकता। लेकिन जो फैक्ट है, आज 1.25 साल हो चुका है मणिपुर को जलते हुए। 7,000 से ज़्यादा, तकरीबन 7,000 बंदूकें वहाँ पे, ये लोग कहते हैं चोरी, लेकिन एक्चुअली स्टेट कॉम्प्लिसिटी के कारण हैंडओवर हुई हैं, जिसमें AK-47, मशीन गन, कार्बाइन, हर सोफिस्टिकेटेड तरीके की गन्स हैं। 7 लाख, तकरीबन 7 लाख गोलियाँ और 14,500 बम ये मणिपुर में हैंडओवर किया गया है। इतना आम एम्यूनिशन, असला हमारी आर्मी तक के लिए ख़तरनाक है। आर्मी के जवान मर रहे हैं, पुलिस के जवान मर रहे हैं, पैरामिलिट्री मर रही है, सिविलियंस मर रहे हैं, और 1.25 साल हो गया है सरकार वो कर ही नहीं रही जो उसे डे 1 पे कर देना चाहिए था। आपको इमीडिएट फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना था जैसे ही आपको भनक लगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन वो नहीं किया गया। और ना केवल सरकार की इसमें एक फेलियर है, सुप्रीम कोर्ट का रोल आप देखिए। मुझे ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली याचिका दायर करी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देर लगाई उसको सुनने में। आज ये हाल है कि पिछले तकरीबन 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट तारीख ही नहीं लगा रहा। हमारे देश में वो बड़ा डायलॉग फेमस हुआ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहाँ तो तारीख लगी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर इम्पॉर्टेंट मुद्दा लगता ही नहीं है कि वहाँ लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हमारे आर्मी के, कारगिल के वॉर वेटरन की बीवी के साथ सामूहिक किस तरीके से उनको नंगा करके घुमाया गया, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। लेकिन आज हमारा सुप्रीम कोर्ट 8 महीने से उसमें तारीख भी नहीं लगा रहा। तो अगर ये पूरे स्टेट का फेलियर नहीं है, पूरी जुडिशरी का फेलियर नहीं है, तो और क्या है? इम्प्रूवमेंट आज कहीं नहीं, लेकिन देश एक
गर्क के कगार पर है। पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेबलाइज हो सकता है। मणिपुर में जो आर्म्स हैंडओवर हुआ है वो कश्मीर में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो देश के किसी भी कोने में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो देश की राजधानी में इस्तेमाल हो सकते हैं। और जिन्होंने भी इस सारे को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त और इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, उसको हम डिले नहीं कर सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, सरकार करना नहीं चाह रही क्योंकि वो तो फैसिलिटेट कर रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन बचती है आज देश के पास, वो है देश की आर्मी। देश की आर्मी के जनरल से मैं डायरेक्टली ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप वो कदम उठाइए जिसकी ज़रूरत है। आप किसी ऑर्डर्स का वेट मत करिए। हमारे देश में कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि दंगे हुए और वो रोके जा सकते थे वक्त पर, लेकिन आर्मी को एक्ट नहीं करने दिया गया। आज आर्मी के जनरल्स, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट कमांड के हेड हैं या आर्मी के, इंडियन आर्मी के जो नए जनरल हुए हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि देश को ज़रूरत है आप वो काम कीजिए जिसके लिए आप आर्मी के जनरल बने हैं, जिसकी आपने शपथ ली है। क्योंकि ये सारे लोग अपनी शपथ भूल चुके हैं और ये अपने ग्रीड, अपने सेल्फिश या अपने डर के कारण वो नहीं कर रहे जो इनको करने के लिए काम दिया गया था। ये लोग खुद को राजा महाराजा समझ के बैठ गए हैं और उस सारे में ये देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आर्मी ही इस देश को ईरान बनने से बचा सकती है। एक सवाल मेरा पॉलिटिकल रहेगा कि सरकार के लोग जो दावा कर रहे हैं, भाजपा के लोग, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष या फिर आप जैसे लोग मणिपुर जैसे मुद्दों को इस तरीके से उछालते इसलिए भी हैं ताकि एक जो है आँच मिल सके या फिर जो है इससे एक शोहरत मिल सके। सरकार का ये दावा है, उनके लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, चाहे वो विपक्ष पर हो या फिर आप जैसे लोग। क्या कहेंगे? देखिए, जिसने गलती की होती है ना, वो तो हर तरीके का आरोप लगाएगा। एक चोर है, वो तो पुलिस वाले को भी बोलेगा कि आप मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट है, साफ है, सामने है। आर्म्स की लूट हुई है, कानून ऐसे आए हैं जो कि देश को पुलिस स्टेट बना सकते हैं, ड्रैकोनियन हैं। अंग्रेज़ों के वक्त के जो कानून थे उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये। तो अगर ये सब सामने है, स्पष्ट है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के कुछ भी आरोप लगाने को सुनने की भी। आज देश की जनता को, खासकर इस सरकार और इस सरकार का कोई भी इंसान हो, उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको कहते कुछ हैं पर असल में कुछ और कर रहे होते हैं। और ये इनका इतिहास है। हमें अगर विश्वास करना है तो वो सिर्फ फैक्ट्स पर है, और फैक्ट्स ये हैं कि मणिपुर में बहुत बड़े लेवल पर आर्म्स का हैंडओवर हुआ है जो कि पूरे देश के लिए ख़तरनाक है। फैक्ट ये है कि ये जो नए कानून आए हैं ये खुद में ही क्रिमिनल हैं, और जिन्होंने इसको बनाया है, पास किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश को टेरराइज़ करने का एक अटेम्प्ट है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, इस समय जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है या फिर योगी सरकार का जो एक आदेश आया है कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ कि जो भी दुकानदार है वो अपने दुकान पर नेम प्लेट, वो सारी चीज़ें लिख करके टांगे ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके का जो है गलतफहमी ना हो। मॉब लिंचिंग अल्पसंख्यकों के साथ या फिर दलितों के साथ जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, ये दोनों सवाल पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार का फेल्यूर है या इस तरीके के तत्वों को जो है सरकार की शय जो है वो प्राप्त है? एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये जो इनका ये फैसला है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट का है और जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि कौन सा लॉ आपने यूज़ किया ये आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन सा लॉ आपको ये अधिकार देता है कि आप लोगों को कहिए कि आप इसलिए अपना नाम लगाइए ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मेरा तो इनफैक्ट कहना ये है कि ये आप ऑलमोस्ट एक जेनोसाइड फैसिलिटेट करने के कगार पे ले आए हैं कि अब लोगों को पता है कि कौन किस धर्म का है और आपने किसको पकड़ना है। कल का ही एक इंटरव्यू है, एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं जिनके 4 कर्मी जो हैं वो मुस्लिम धर्म के हैं।
और बहुत अच्छा काम करते हैं। वो रेस्टोरेंट के लोग परेशान हैं कि हमें उनको निकालना पड़ा क्योंकि कुछ लोग आए और उन्होंने बोला आप ये मुसलमानों को हटा दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में कौन सा ऐसा लॉ इनको ये पावर देता है ये करने का। जिसने ये ऑर्डर जारी किया है उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। हम देख रहे हैं जब से सरकार दोबारा अभी वापस आई है, ऑलरेडी कितनी मॉब लिंचिंग्स हो गई हैं। अब आपने एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अब आपको मेहनत नहीं करनी आइडेंटिफाई करने के लिए किसी को। आपको देखा नाम क्या लिखा है, मेहनत के अलावा आप देखेंगे कि वो बहुत सारे लोग खुद ही डर के अपनी सेफ्टी के लिए वो अपनी रेहड़ियाँ दुकानें वो बंद कर देंगे, हटा देंगे जब तक कांवड़ यात्रा पूरी नहीं होती। आपने कांवड़ यात्रा की बात करी, कांवड़ यात्रा के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा भी है कि इस यूपी गवर्नमेंट का एक प्लान है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर तकरीबन 1 लाख पेड़ों को काटने का प्लान है, क्योंकि इसको एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ये सरकार की मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनको ये भी नहीं पता कि हम जहर खा के ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत है, हमें पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, लेकिन ये हर तरीके से ना केवल एक दूसरों को लोगों को बांटना चाहते हैं, लोगों को काटना चाहते हैं, पेड़ों तक को काटना चाहते हैं। तो ये सरकार देश हित में ना कभी काम इन्होंने किया है, ना कर रहे हैं, और इनको दोबारा जल्द से जल्द हटाने की ज़रूरत है। हमने तो एक लेटर, ओपन लेटर निकाला था चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के नाम से कि आप सपोर्ट विड्रॉ कीजिए। 30 घंटे के अंदर अंदर 55,000 लोगों ने वो लेटर साइन किया। आज देश को ज़रूरत है कि ये लोग सत्ता से हटाए जाएं, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये तमाम गंभीर सवाल है दर्शकों जिस पर मैंने सवाल पूछे, चाहे वो तीनों कानून को लेकर के हो, जो है मॉब लिंचिंग को लेकर के हो, योगी सरकार के इस नए आदेश को लेकर के हो, नीट की परीक्षा में हुए उस घोटाले को लेकर के हो जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बेंच सुनवाई कर रही है, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।